सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं हिंदी की व्याकरण प्रारंभ कर रही हूँ। तो व्याकरण में सबसे पहले हम लोग वर्णमाला से ही शुरू करेंगे। आइए, हिंदी में ये तो सब जानते ही हैं कि वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण होते हैं, वर्ण या ध्वनि को एक ही चीज़ डिनोट कर देते हैं। अक्षर होते हैं, पद होते हैं, इन सबको सीरियल क्रम तो सभी लोग जानते होंगे। लेकिन आज हम आपको छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों की तरफ से सारी चीज़ों का एक सीरियल क्रम से हम सभी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला जो है, वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब अक्षर जो होते हैं, वर्ण होते हैं, तो वर्णमाला में वर्ण ही होंगे, अक्षर ही होंगे। लेकिन जो भी वर्णमाला हमारी है, वर्णमाला तभी कहेंगे जब अक्षरों को सुव्यवस्थित क्रम से लगा हुआ हो और सुव्यवस्थित क्रम से हम पढ़ें। जैसे छोटा बड़ा इस तरह से पढ़ें, का खा गा इस तरह से पढ़ें। ऐसे नहीं कि कोई भी अक्षर कहीं से भी उठा के हम लोग पढ़ना शुरू कर दें, जैसे का पढ़ लिया, पा पढ़ लिया, चा पढ़ लिया, तो ये वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही है, उन क्रमों से ही हम वर्णमाला का प्रारंभ करते हैं। एक जो क्रम है, हम वर्णमाला में जो भी क्रम, व्याकरण में जो भी क्रम होता है वर्णों का, उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सबसे पहले वर्णमाला में क्या आता है। बड़ा होते हैं, बड़ या ध्वनि। इसके बाद अक्षर आता है, यानी कि सबसे छोटी इकाई जो हम कहेंगे वो क्या होती है, बड़ होती है, बड़ या ध्वनि कहेंगे। फिर क्या होता है, उससे बड़ा अक्षर, उससे बड़ा पद, उससे बड़ा पदवंत, उससे बड़ा उपवाक। फिर क्या होता है, वाक्य। वाक्य के बाद ही भाषा तैयार होती है। इन सब क्रमों के बाद ही हम कंप्लीट रूप से भाषा कहते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई या तो वर्ण कहें या ध्वनि कहें। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्णमाला में सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब हम ध्वनि कहेंगे। अगर ऐसे पूछा जाए कि वर्णमाला में सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तब आप वर्ण भी कह सकते हैं, ध्वनि भी कह सकते हैं। यदि मौखिक पूछा जाता है तब आप ध्वनि ही लगाएंगे। अगर सार्थक पूछा जाए कि सार्थक ध्वनि क्या है, तब हम शब्द कहेंगे। बाकी की चीज़ें मैं आगे बताऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या हम पढ़ेंगे, वर्ण, जो हमने किसी सीरियल से ले रखा है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें, उसकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें, उसकी लिखित अभिव्यक्ति वर्ण कहलाती है। जैसे का, चा, आ, पा। अब ये देखिए, हमने हलंत लगाया है, प्रत्येक आ में तो नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर होते हैं, स्वर बिना हलंत के ही उपयोग किए जाते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं, तो वही अंतर मैं आज बताऊंगी आपको कि वर्ण जो होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर रहित जो होते हैं वो वर्ण ही कहलाते हैं। जैसे का ये क्या है? इसमें लगा हुआ है हलंत, तो इस हलंत की वजह से ये वर्ण कहलाएगा। अब आगे देखिए, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किया जा सके। यानी कि ऊपर की परिभाषा देखिए, नीचे की परिभाषा एक ही है, परंतु अंतर कितना है कि जो उसकी अभिव्यक्ति होगी वो कैसी होगी, मौखिक अभिव्यक्ति होगी। वर्ण में क्या देख रहे थे हम? लिखित अभिव्यक्ति देख रहे थे, और ध्वनि में क्या देख रहे हैं? मौखिक अभिव्यक्ति देख रहे हैं। तो बस इतना ही अंतर है वर्ण और ध्वनि में, कि वर्ण की लिखित अभिव्यक्ति होती है और ध्वनि की मौखिक अभिव्यक्ति होती है। आगे देखिए, अक्षर आता है। अक्षर क्या है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो। मतलब जैसे हम बोले का, एकदम बोला खा। अब वर्ण में क्या होता है? हलंत लगा होता है, जिनकी आवृत्ति हम बहुत शीघ्र से करते हैं और पूरा स्पष्ट ध्वनि नहीं होती है, जिसका अब बोलते हैं क्या बोलेंगे तो क्या, तो आधी ध्वनि होती है, पूरी मौखिक से ध्वनि नहीं निकलती है। परंतु अक्षर की ध्वनि जो होती है कंप्लीट स्वर सहित होते हैं, तो इसलिए हम इनको शीघ्र से ना बोलकर एकदम क्लियर बोलते हैं। जैसे का, चा, आ, एकदम बिना किसी रुकावट के ही बोले जा रहे हैं।
अथवा ऐसे कह सकते हैं स्वर सहित उच्चारित किए जाते हैं अक्षर कहलाते हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो जाए तो अथवा स्वर सहित उच्चारित किए जाएं अक्षर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए का, चा, आ, पा और भी हैं पूरी वर्णमाला में। अब इसके बाद हमने लिया है पद, क्योंकि क्रम से ले रहे हैं हम। तो देखिए पद में क्या है, बे शब्द या पद। अब पद हम ले लेते कोई बात नहीं, लेकिन शब्द इसलिए कह रहे हैं कोई भी शब्द हो, किसी वाक्य में शब्द की सबसे सार्थक ध्वनि होती है, इसलिए बे पद या शब्द जिनके साथ कारक होते हैं। अब आप फिलहाल थोड़ा ही इतना समझिए, कारक में हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी कर्ता का संबंध बताते हैं, कर्ता से रिलेटेड होते हैं या उनसे अपना एक निश्चित रूप से संबंध देते हैं, वो कारक कहलाते हैं। तो वे शब्द या पद जिनके साथ कारक होते हैं तो पद कहलाते हैं। कारक तो मैंने थोड़ा ओरली आपको बता दिया है। अब देखिए पद का एक सरल तरीके से, कारक सहित शब्द, कोई भी शब्द अगर है आपका, उसमें कारक या तो क्लियर रूप से दिख रहा होगा या छुपा हुआ होगा। कभी कभी वाक्यों में कभी कारक नहीं देते हैं, लेकिन उनका हम भाव लगा लेते हैं, तो वो कहलाते हैं क्या, कारक सहित शब्द पद कहलाते हैं। और शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक। ऐसा नहीं कोई भी शब्द ले लें हम, ऐसा वर्णों जो भी वर्ण हैं, वर्ण का कोई भी जिनका क्रम ना हो, बिना क्रम से सुमेलित कर लें तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सार्थक है, उसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए गंगा का जल, तो गंगा का जल है, कारक क्या आपको, कारक चिन्ह तो है, कारक चिन्ह इसमें क्या है, कारक चिन्ह इसमें का है, जो दे रहे हैं ये का है। तो का जो संबंध गंगा से भी रिलेट कर रहा है, गंगा का जल, यानी किसका जल, गंगा का जल, संबंध स्थापित कर रहा है। तो शब्द तो गंगा भी है, शब्द जल भी है, दोनों शब्द हैं, लेकिन ये क्या है, पद हैं। किससे रिलेटेड है, क्योंकि शब्द किससे रिलेटेड है, का से, का क्या है, कारक है, तो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये पद कहलाए। अब हम अलग अलग पदों से डिनोट कर सकते हैं। ये गंगा पहले दिया है तो पूर्व पद है, यानी कि कारक से पहले है तो पूर्व पद, कारक के बाद है तो उत्तर पद कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम, राम जी ने पाठ को पढ़ा, यानी अब देखिए ने क्या है, कारक है, दूसरा कारक क्या है, को है, यानी कर्ता के साथ ने कारक लगता है और कर्म के साथ क्या लगता है, को, कर्ता ने, कर्म को, करट से, इस तरह से पूरे कारक होते हैं। तो ने किसके साथ लग रहा है, राम जी के साथ, यानी कि ये क्या है, पद है। राम जी क्या हो गया, पद। इधर जो दूसरा पद क्या कहलाया, पाठ को, तो को ये यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, संबंध डिनोट कर रहा है किसके साथ, पाठ का। कैसा पाठ, पाठ को पढ़ा रहा है, तो ये पाठ क्या हुआ, पद। आगे क्या है, ये जो को है तो किसको दिखा रहा है, क्रिया है, परंतु दिखा क्या रहा है, पद। किसके से रिलेटेड कर रहा, को, किसको पढ़ाया, पाठ को पढ़ाया। तो इतना तो पद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए पदबंध। पदबंध क्या होता है, जो वाक्यों में शब्दों के साथ या पदों में बांध दिए जाते हैं, क्या होता है, पदों में बांध दिया जाता है, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। मतलब ऐसे बहुत से शब्द जो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। पदबंध क्या होते हैं, जो वाक्यों में शब्दों के साथ या पदों के साथ एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, पदबंध कहलाते हैं। ऐसे समझिए, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, जैसे क्या पढ़ते हैं, क्लॉज या फ्रेज पढ़ते हैं। फ्रेज तो पद हो गया जाके, लेकिन अगर क्लॉज पढ़ते हैं तो क्लॉज क्या कहलाता है, पदबंध ही कहलाता है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो इनको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, आखिर मतलब आगे भी पढ़ाएंगे, जब हम वाक्य पढ़ाएंगे तो इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो संज्ञा पदबंध देखते हैं, संज्ञा पदबंध क्या कहलाता है। संज्ञा पदबंध जो होते हैं, संज्ञा पदबंध वह पद है जो किसी संज्ञा को खुद से जोड़ लेता है, यानी कि कोई भी पद, ऐसा पद जो उसे संज्ञा आपस, मतलब पद ऐसा हो जो दूसरी संज्ञा से भी जुड़ जाए, यानी अपने आप में एक संज्ञा और ले ले, खुद तो संज्ञा है तो अपने आप से भी एक संज्ञा और ले ले,
या उसको दर्शाए कि ये हम हैं, यानी उससे संबंध अपना स्थापित करे, तो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, कृष्णा पत्र पढ़ रहा है, तो संज्ञा कृष्णा भी है, पत्र भी संज्ञा है, दोनों क्या हैं? संज्ञा। कृष्णा क्या है? पद है, मतलब पद तो है लेकिन क्या है? संज्ञा। कैसी संज्ञा? पद संज्ञा। पत्र क्या है? अब यहाँ संज्ञा है लेकिन कृष्णा, पत्र किसका है? कृष्णा का। वो बता रहा है, क्या कर स्थापित कर रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है। किससे? पत्र से। क्या कर रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो कृष्णा के जस्ट बाद क्या आई? पत्र। पत्र कैसा है? संज्ञा पद है। तो ये दोनों, कृष्णा और पत्र दोनों आपस में मिल गए तो क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। क्या कहलाया? संज्ञा पदबंध। यानी कि ऐसे आप सीधी सरल भाषा में समझिए, कोई भी पद हो जिसके तुरंत बाद या उसके पास कोई भी संज्ञा आ जाए, संज्ञा किसी भी प्रकार की संज्ञा आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। 4 प्रकार के बताए थे। अब देखिए दूसरा, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध क्या कहलाता है? वह पद जो किसी सर्वनाम को जोड़ता है। वह पद जो किसी सर्वनाम को जोड़ता। अभी हमने क्या बताया? ऐसा पद जो संज्ञा को जोड़ता हो। अब क्या है? वह पद जो किसी सर्वनाम को जोड़ता हो, तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। अब देखिए यहाँ पे, जो यह क्या है? सर्वनाम। लड़की क्या है? संज्ञा है, लेकिन क्या है? पद है यहाँ पे, तो संज्ञा पद है ये। अगर स्पेस, अब पद तो पद है लेकिन संज्ञा है ये। पहले हम सबसे पहले अगर पूछें लड़की क्या है, तो कहेंगे संज्ञा है। संज्ञा कैसी? संज्ञा में क्या कहेंगे? अगर ग्रुप में पूछा जाए, समूह में पूछा जाए, तो पद है। तो जब इसके से पहले क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये है, ये स्थापित कर रहा है, ये है, यह लड़की, यानी कि यह सर्वनाम है, ये प्रदर्शित कर रहा है लड़की को, यानी इस पद को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पूरा समूह मिलकर क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा ना। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध वह पदबंध है जो किसी विशेषण को जोड़ता है, यानी कि वह पद जो किसी विशेषण को जोड़ता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। मोहन सुंदर लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही? मोहन की। मोहन क्या है? लड़का है। तो लड़का क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण। तो ये दोनों संज्ञा और विशेषण मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं? विशेषण पदबंध। यानी कि जब किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वो विशेषण कहलाता है, परंतु यहाँ पद से रिलेटेड है तो पद की विशेषता क्या है? सुंदर। तो इसलिए कि क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध। आगे अंतिम देखिए, क्रिया पदबंध। वे पद जो क्रिया को जोड़ता है, यानी कि ऐसा पद जो क्रिया को जोड़ता है, क्या कहलाता है? क्रिया पदबंध। रोहन पत्र पढ़ रहा है। रोहन पत्र पढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो पूरा जो ये पढ़ क्या रहा है? पत्र पढ़ रहा है। पत्र क्या है? संज्ञा। अगर आप इतना पद ये लेते हैं, आपसे पूछा जाता है रोहन और पत्र क्या है, तब यहाँ आप संज्ञा पत्र भी कर सकते हैं कि संज्ञा पदबंध भी है। लेकिन हम पूछते क्रिया, तो क्रिया पढ़ रहा है ना, पढ़ना किससे रिलेटेड है? पत्र से। क्या पढ़ रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पूरा ये पद कहलाएगा क्रिया पदबंध। आगे देखिए, मीरा घूमते घूमते जा रही है। तो घूमना क्या है? मेन तो आपकी क्रिया क्या है? घूमना। जा का रही है, मतलब पूरा घूमते घूमते जा रही है। तो क्रिया की इस विशेषता तो नहीं कह सकते घूमने, अगर तेजी से घूमते घूमते जा रही है तो हम विशेषता कहते हैं। तो पूरी क्रिया क्या है? घूमते घूमते जा रही है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध। आगे देखिए, हमने क्या बताया था सबसे पहले? बड़ या ध्वनि। बड़ या ध्वनि के बाद क्या था? आपका अक्षर। अक्षर के बाद क्या था? पद। पद के बाद पदबंध। पदबंध के बाद क्या पढ़ेंगे? उपवाक्य। उपवाक्य जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त हो। क्या व्यक्त हो? मतलब कोई भी वाक्य है तो वाक्य में छोटा सा भाव प्रकट हो जाए, क्या कहलाए? अथवा दूसरी भाषा देख लिए, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, यानी कि वो कुछ थोड़ा बहुत अर्थ दे रहा हो, जो एक वाक्य का भाग हो, मतलब पूरा वाक्य हो जिसमें छोटा सा भाग हो लेकिन अपना क्या भाव दे रहा हो, आंशिक रूप से भाव दे रहा हो, उस जिसमें उद्देश्य और हो, विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। यानी कि आप सरल शब्दों में समझिए, जिन क्रियायुक्त पदों में
आपको कोई भी उसमें क्रिया होनी चाहिए, कर्ता हो, तो वो पूरा वाक्य कहलाता है। यानी सुव्यवस्थित क्रम से क्रिया हो, पद सब्जेक्ट हो यानी कि क्रिया हो, क्रिया के बाद कर्ता हो, इनका सुव्यवस्थित क्रम हो तो आपको क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। हम पूछ रहे उपवाक्य, जब दो वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तो उन पूरा वाक्य बन जाता है। तो उनके जो भाग होते हैं वो भाग क्या कहलाते हैं? उपवाक्य कहलाते हैं, जिसमें उद्देश्य होता है, विधेय होता है, यानी कि विधेय उद्देश्य के साथ भी उपवाक्य बन जाता है, और छोटा आंशिक रूप से भाव भी प्रदर्शित करे तब भी उपवाक्य ही कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। अब इसमें वह क्या है? वह क्या है? उद्देश्य है। विधेय क्या है? ईमानदार है। तो ये वाक्य पूरा क्या कहलाएगा? अंतिम जो है वह ईमानदार है, मतलब जानता कौन है? मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। तो इसमें जो उपवाक्य है की से जुड़ रहा है। एक ये उपवाक्य हुआ, एक ये उपवाक्य हुआ कि मैं जानता हूँ, जुड़ किससे रहा? की से। उपवाक्य के भी 4 भाग होते हैं, जिनके हम आगे पढ़ाएंगे, आपको तब बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना ही समझिए। 3 भाग होते हैं, सॉरी, उपवाक्य 3 भाग होते हैं। फिलहाल तो मैं इतना ही सही है, जब वाक्य पढ़ाऊंगी तब इसमें बताऊंगी पूरा डिटेल से। यहाँ पे ये संज्ञा उपवाक्य है, वह ईमानदार है। तो इतना आज ये था पूरा सीरियल जो क्रम होता है, हमने बताया था। क्या था? सबसे पहले वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि के बाद अक्षर, अक्षर के बाद पद, पद के बाद पदबंध, पदबंध के बाद था उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य, वाक्य के बाद भाषा। उपवाक्य बता दिया मैंने, वाक्य का भी समझ लीजिए थोड़ा बहुत, मैंने लिखाया नहीं है, लेकिन मैं वाक्य जब पूरा पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जिसमें उद्देश्य हो, विधेय हो, सार्थक शब्द हो, क्रम हो, पूरा क्या कहलाएगा? वाक्य। यानी कि सारी चीज़ें हों, वर्ण, ध्वनि, शब्द, सारे इनका समूह जब बन जाता है, सार्थक अर्थ देता है, वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में समझा दिया है। अब कुछ चीज़ें और देखिए, जो कुछ है थोड़ा बहुत, कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं नोट में। देखिए, ध्वनि, ध्वनि 2 तरह की होती है, एक तो सार्थक ध्वनि होती है, एक निरर्थक ध्वनि होती है। सार्थक ध्वनि समझ सकते हैं कि जिसका ऐसी ध्वनि जो हमें समझ में आए कि क्या आप कह रहे हैं, सामने वाला जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसकी आवाज़, उसके भाव हमें समझ में आए, तो क्या कहलाती है? सार्थक ध्वनि। जिसकी हमें कुछ समझ में ना आए, जो हमें सामने वाले की भाषा, भाव, हाव कुछ समझ में ना आए, वो क्या कहलाती है? निरर्थक ध्वनि। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा जब रोता है तो कुछ समझ में नहीं आता वो कैसे रो रहा है, लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे रोने जब कुछ मांगना होता है तो वैसे रोता, चिल्लाता, चीखता है। तो वो चीज़ें जो हमें समझ में आती हैं वो क्या कह रहा है, तो वो क्या कहलाती हैं? सार्थक। जब समझ में नहीं आती है तो निरर्थक। ऐसे कभी कभी पूछ देते हैं कि बच्चे की रोने की आवाज़ कैसा शब्द है? अगर बच्चा रो रहा है, रोने में अपने भाव व्यक्त कर रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, उसकी आवाज़ क्लियर समझ में आ रही है कि ये क्या कह रहा है, तब हम कहेंगे कि ये सार्थक ध्वनि है। और यदि आवाज़ नहीं समझ में आ रही, बड़बड़ा रहा है, मम्मी दे दो दे दो, तो ये आवाज़ समझ में आ रही, रो रहा है लेकिन मांग रहा है कि कुछ हमें दे दो, तो ये क्या है? सार्थक ध्वनि। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, गीत के साथ ढोलक। ढोलक तो सभी बजाते हैं, जब स्टार्टिंग में कोई सीखता है तो ढोलक बजाता है। तो जब ढोलक बजाता है, कोई नया सीख रहा है, तब जब वो शुरुआत करता है तो ना तो ढोलक का समझ में आता है, ढोलक भी कहते हैं हमें छोड़ दो। लेकिन जब आवाज़ समझ में आए, ढोलक की, गीत गाए जाते हैं, जब भी महिलाएं गीत गाती हैं तो ढोलक में एक क्लियर ध्वनि समझ में आती है कि हाँ ये कुछ गीत के साथ ही बज रही है, आवाज़ उसकी अच्छी लगती है। यानी सीधे शब्दों में कहें कि जब हमें ढोलक की आवाज़ अच्छी लगे गीत के साथ, या कोई भी गीत ही गाया जा रहा हो, मन में गा रहे हो, सुनाई दे रहा हो, लेकिन ढोलक की आवाज़ अच्छी लगे, तब क्या होगा? सार्थक ध्वनि। और जब कुछ भी कानों को अच्छा ना लग रहा हो, तब वो क्या हो जाएगी? निरर्थक ध्वनि। अब मोहन बुला रहा है, मोहन सोन को बुलाता, तो हमें समझ में आता है कोई हमें बुला रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? सार्थक ध्वनि। निरर्थक ध्वनि देखिए, निरर्थक ध्वनि के बच्चे की रोने की आवाज़, जैसे बच्चा बड़बड़ा रहा है, दैया दैया दैया, तो ऐसे कर करके रो रहा है, तो उसकी कोई भी सार्थक ध्वनि नहीं होती है, ना ही उसे हम कहेंगे कि इसके कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या कहलाएगी? निरर्थक ध्वनि। ढोलक की ध्वनि पीटे जा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कोई भी उसमें ध्वनि नहीं आ रही है, कानों को भी नहीं अच्छी लग रही है, तो क्या कहलाएगी? निरर्थक ध्वनि।
हारमोनियम की ध्वनि बिना गीत के साथ अगर ऐसे ही बजाएंगे तो वो क्या कहलाती है? निरर्थक ध्वनि। यानी कि कभी कभी ऐसा पूछ देते हैं कि हारमोनियम की ध्वनि कैसी है, तब आप कहेंगे निरर्थक। यदि पूछ दे कि गीत के साथ हारमोनियम की ध्वनि कैसी है, तब आप कहेंगे सार्थक ध्वनि। ऐसा शायद वीडियो के एग्जाम में पूछा या कोई एग्जाम में ये हारमोनियम वाला पूछा गया है, हमें इतना याद नहीं कि किस में पूछा गया है। तो आज आप बताएंगे ये कैसे लगी है, आगे हम पूरा विधिवत से पढ़ाएंगे। आज के कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले बताइए कि अक्षर क्या है। दूसरा है कि हलंत सहित क्या, जो भी वर्ड है उसमें अगर हलंत लगा है तो वह क्या कहलाएगा, बिना हलंत के क्या कहलाएगा। आप हमें कोई भी एक अक्षर लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि अगर किसी वर्ड में हलंत लगा है तब वो क्या कहलाएगा, जब उसमें हलंत नहीं लगा है तब वो क्या कहलाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। और ये कैसा वीडियो लगा और आप आगे कैसा पढ़ना चाहते हैं, इस बारे में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।